हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम न्यूक्लियस का सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन का पार्ट है जो वो कंप्लीट करवा देंगे आपको। बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियस का जितना भी आपका टॉपिक्स था वो कंप्लीट हो जाएगा। सभी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। वीडियो को लास्ट तक देखें, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोलस। हिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया गया था, फाउंटेन ने किया था, 1781 के अंदर डिस्कवर किया गया था। इट इज ए स्फेरॉइड बॉडी सिचुएटेड विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरॉइड बॉडी प्रेजेंट होती है, वो सेंटर में भी हो सकती है और पेरिफेरी में भी हो सकती है। इट इज फाउंड इन द क्लोज एसोसिएशन विद द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये रीजन है मिसप्रिंट हुआ है रिफाइन के अंदर, जिसको हम NOR भी बोलते हैं। उसके बिल्कुल साथ में ही न्यूक्लियोलस मिलता है ऑफ द 2 और मोर क्रोमोसोम्स। इट इज आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मोसोम्स एंड इज मेनली कंसिस्ट ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। जो न्यूक्लियोलस होता है उसको प्लाज्मोसोम्स भी बोलते हैं और ये RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। एक्टिवली सिंथेसाइजिंग सेल्स हैव लार्ज न्यूक्लियोलाइज, या फिर न्यूक्लियोलस उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो भी एक्टिव सेल्स होती हैं जिनके अंदर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनके अंदर न्यूक्लियोलाइज क्या है, लार्ज होते हैं, साइज बड़ा होता है। तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज एंड रीअपियर ड्यूरिंग टीलोफेज ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस। और जो न्यूक्लियोलस होता है वो लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो जाता है जब मियोसिस या माइटोसिस हो रहा होता है, और टीलोफेज के अंदर फिर से रीअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस की जब हम स्टेनिंग करते हैं तो उसको एसिडिक डाइस के साथ स्टेन किया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियोलस। इवोल्यूशन को हम देखते हैं। इट्स डेवलपमेंट इज रिलेटिवली लेट इन द इवोल्यूशन एज मैनी लोअर स्पीसीज लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया लैक न्यूक्लियोलाइज। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं इवोल्यूशन में, उनकी न्यूक्लियोलस की इवोल्यूशन के अंदर स्टडी किया गया है कि ये ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर देखने को नहीं मिलता है। Nucleus is also absent in some algae and undifferentiated embryonic cells. उनके अंदर भी न्यूक्लियोलस क्या देखने को नहीं मिलता। कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और एम्ब्रियो के अंदर जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जिनको फंक्शंस डिफाइन नहीं होता है, जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं विदाउट एनी फंक्शंस, उनको हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। ऑल्सो absent in certain mammalian cells like erythrocytes, reticulocytes and spermatozoa। इन सब के अंदर भी न्यूक्लियोलस नहीं प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इट डिसअपियर इन द लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो जाता है। टीलोफेज स्टेज जो होती है उसके अंदर फिर से रीअपियर हो जाता है। स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोलस की हमने देखी है उसके अंदर मेनली 3 रीजन्स होते हैं, फाइब्रिलर सेंटर्स, फाइब्रिलर कंपोनेंट्स, ग्रेनुलर रीजन्स। फाइब्रिलर सेंटर्स होते हैं जो पार्शली कंडेंस्ड क्रोमैटिन्स होते हैं, RNAs उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रिलर कंपोनेंट्स जो होते हैं सराउंड द फाइब्रिलर सेंटर, सेंटर को ही सराउंड किए हुए होते हैं जहां पर RNA के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेनुलर रीजन्स जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ द मैच्योर राइबोसोमल प्रीकर्सर पार्टिकल्स। जो राइबोसोम्स को फॉर्मेशन करवाते हैं उनके पार्टिकल्स ग्रेनुलर रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सबसे आउटर मोस्ट रीजन प्रेजेंट होता है। इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस में भी प्रेजेंट 1 to 4 इन नंबर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और वो 1 से 4 नंबर में हो सकते हैं। इट इज राउंडेड इन स्ट्रक्चर एंड नेकेड। राउंड स्ट्रक्चर का होता है और ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट नेकेड। इट इज डेंस एंड इज स्टेन्ड डार्क इन कलर। ये डेंस स्ट्रक्चर होती है, एसिडिक डाइस के साथ ही इसको कलर किया जाता है। कंपोजिशन ये RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है न्यूक्लियोलस। ये स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियोलस की। सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस में डेंस फाइब्रिल कंपोनेंट्स, फाइब्रिलर सेंटर्स और ग्रेनुलर कंपोनेंट्स, ये 3 कंपोनेंट्स क्या है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द फाइब्रिलर सेंटर, पेल येलो स्टेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोलस and it is the innermost region and RNA genes of NOR is located in the fibrillar center। पेल येलो स्टेन कलर का होता है, इनरमोस्ट रीजन होता है, यहाँ पर क्या है RNA के जीन्स होते हैं विद NOR रीजन्स। फाइब्रिलर सेंटर प्रेजेंट होता है।
ये होता है फाइब्रिलर सेंटर, जहाँ पर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट होती है कि आरआरएनए की फॉर्मेशन के सभी जीन्स ये यहाँ पर फाइब्रिलर सेंटर के पास प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज जीन्स इनिशिएटेड दिस रीजन, आरआरएनए की फॉर्मेशन के सभी जीन्स फाइब्रिलर सेंटर्स के पास प्रेजेंट होते हैं और वहीं पर उनकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। इन जीन से इनकी एमआरएनए की फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहीं से ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म में जाती है। नेक्स्ट वन इज द डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट्स। इट सराउंड्स द एफसी रीजन एंड आरएनए सिंथेसाइजिंग प्रोसेसिंग इन दिस रीजन। जो हमारा डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट्स होता है वो क्या करता है, प्री आरआरएनए की प्रोसेसिंग करता है कि आरआरएनए यहाँ से फॉर्मेशन हो चुका है, अब उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स चेंजिंग है उन सभी की चेंजिंग की जाती है, इसीलिए इसको प्री आरआरएनए प्रोसेसिंग बोला जाता है। 70S राइबोसोमल प्रोटीन्स आल्सो बाइंड टू द ट्रांसक्रिप्ट इन दिस रीजन। इसी रीजन के अंदर 70S टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जो राइबोसोम्स की जो प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है और मोस्ट ऑफ केसेस जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। ट्रांसक्रिप्शंस ऑकर प्राइमरी एट द बाउंड्री ऑफ द फाइब्रिलर सेंटर, पहले वो फाइब्रिलर सेंटर पर होगी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी स्टार्टिंग, और फिर डीएफसी कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शनल जोन, टीएक्स जिसको ट्रांसक्रिप्शन जोन बोला जाता है, बाद में वो वहाँ से शिफ्ट कर जाएगी। ये सब जो प्रोसेसेस हो रहे हैं ये सभी डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट्स के अंदर होते हैं। ग्रेनुलर कंपोनेंट्स, ग्रेनुलर कंपोनेंट्स ये जो ग्रेनुल्स हैं न्यूक्लियोलस के अंदर इसको हम ग्रेनुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये प्री राइबोसोमल असेंबली, यहाँ पर राइबोसोम्स की असेंबली, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस के दो फंक्शंस होते हैं आरआरएनए की फॉर्मेशन और राइबोसोम की फॉर्मेशन, मेनली जो फंक्शंस होते हैं न्यूक्लियोलस के। तो आरआरएनए की यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई है फाइब्रिलर सेंटर के अंदर, डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट्स के अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स और प्री आरआरएनए की प्रोसेसिंग हो गई है। अब रहते हैं राइबोसोम्स, वहां पर उनकी असेंबली की जाती है, दैट इज ऑकर इन द ग्रेनुलर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस। इट इज द आउटरमोस्ट रीजन हियर द प्रोसेसिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ द प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स ऑकर। राइबोसोम कंप्लीट अभी नहीं हुआ है इसीलिए उसको प्री राइबोसोमल पार्टिकल्स बोला है। अब इनकी प्रोसेसिंग और मैच्योरेशन वहां पर होती है, वो सब कुछ ग्रेनुलर कंपोनेंट करता है। Processing of pre-rRNA is initiated in the DFC and continue in the GC where the rRNA is assembled with the ribosomal protein to form nearly completed pre-ribosomal subunits. ये DFC और जो GC रीजन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर के रीजन होते हैं, न्यूक्लियोलस के पास के रीजन होते हैं। ये सब कुछ प्रोसेसिंग जो प्री आरआरएनए की प्रोसेसिंग है ये सब कुछ DFC और GC रीजन पर होती है। आरआरएनए की वहाँ पर आरआरएनए और प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम को कंप्लीट करते हैं, आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स, और वो मिलकर प्री राइबोसोमल सब यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद वो रेडी टू एक्सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। जब राइबोसोम वहाँ पर कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर, बाद में उनको साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये सब कंपोनेंट्स, ये सब जो फंक्शंस हैं ये सभी कुछ ग्रेनुलर कंपोनेंट्स पर हो रहे होते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर्स, मेनली जो न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियस पार्ट है न्यूक्लियर के, ये न्यूक्लियर पोर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस, और ये अंदर के सभी कंपोनेंट्स क्या है न्यूक्लियोलस के हैं। ये न्यूक्लियोलस पार्ट है, वहाँ पर क्या है मैट्रिक्स है, ग्रेनुलर प्रोटीन पोर्शन है, ये ग्रेनुलर जो छोटे छोटे से पोर्शन दिखाए गए हैं दैट आर द ग्रेन्यूल्स। दिस वन इज द फाइब्रिलर पोर्शंस, लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स दैट आर द इंटरन्यूक्लियर क्रोमैटिन्स होते हैं इन द न्यूक्लियोलस। जो ग्रेनुलर कंपोनेंट है वहाँ पर राइबोसोम्स का प्रीकर्सर्स होते हैं, फाइब्रिल पे आरएनए के प्रीकर्सर्स होते हैं, और जो हमारा एक डेंस फाइब्रिल कंपोनेंट्स होता है जो इसके फाइब्रिल कंपोनेंट्स के साथ में होता है। केमिकल कंपोजिशंस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। आरएनएस की फॉर्मेशन और आरआरएनए की फॉर्मेशन जो होती है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होती है और राइबोसोम्स वहीं पर बनते हैं। द मेन कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस आर प्रोटीन, आरएनए एंड ट्रेसेस ऑफ डीएनए। मेनली जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रोटीन और आरएनए से होता है और कुछ कंपोनेंट्स डीएनए के होते हैं।
दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड द RNAs। जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं ये प्रोटीन और RNA से मिलकर बनती हैं, या फिर आप उसको rRNAs भी बोल सकते हैं, जो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करते हैं। In that sense, the subunit out to the rest of the cell where they combine into the complete ribosomes। बाद में वो complete ribosome की formation करते हैं। This result in the formation of the incomplete ribosomes। जब तक ribosomes और proteins आपस में जुड़ते नहीं हैं तब तक हम उनको incomplete ribosomes बोलते हैं। Ribosomes makes the protein, therefore the nucleolus play a vital role in making the protein in the shell। Ribosomes के का फंक्शंस मेनली प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, और राइबोसोम बनते कहाँ पर है? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो मेनली फंक्शंस न्यूक्लियोलस का भी क्या हो जाता है? मेकिंग इन द प्रोटीन। ये एक्चुअल में राइबोसोम्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, तो न्यूक्लियोलस भी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। There is an uninterrupted change between the nucleoplasm and the interior part of the nucleolus which occur through the system of the nuclear passage। अनइंटरप्टेड है कि उसके बीच में कोई इंटरप्शंस नहीं होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोलस के पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या है? मिक्सिंग में चलते हैं। उसके अंदर सारा जो पैसेज है, क्योंकि बाद में वो न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोपोर के थ्रू फिर वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करते हैं, तो वो सारे क्या है? अनइंटरप्टेड प्रोसेसिंग चलती रहती है। फिजिकल स्ट्रक्चर अगर हम न्यूक्लियोलस की देखते हैं तो 3 पार्ट्स मिलकर बनता है। वो होता कैसा है? फाइब्रस, ग्रेनुलर और मैट्रिक्स उसके अंदर होते हैं। फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इट इज अ रीजन्स फाउंड विद इन द सेल न्यूक्लियस दिस दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोड्यूसिंग एंड असेंबलिंग द सेल्स राइबोसोम्स। इन सब का काम जो न्यूक्लियोलस का होता है मेनली राइबोसोम की फॉर्मेशन और RNAs की फॉर्मेशन में होता है, उनकी प्रोडक्शन, उनकी असेंबली करवाना, वो सब प्रोसेसिंग जो न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं। इट ऑक्यूपाई अबाउट द 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस का 25% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस मेनली RNA सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? RNA सिंथेसाइज होता है, और सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट जो होती हैं वो उनकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट फॉर्म्स द स्पिंडल, और जब सेल डिवाइड हो रही होती हैं उस ड्यूरेशन में न्यूक्लियोलस स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन भी करता है। ये देखो, ये है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर RNA और RNA से मिलकर बनते हैं प्रोटीन। वो सभी RNA और प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोलस राइबोसोम की फॉर्मेशन करते हैं, और ये न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियस में आएंगे, और बाद में इनकी फॉर्मेशन होने के बाद कि जो RNA है उनका mRNA आएगा, उसकी DNA की फॉर्मेशन होगी, प्री mRNA ट्रांसक्रिप्शन होगा, और उन सब की फॉर्मेशन होने के बाद जब कंप्लीट RNA और प्रोटीन बन जाएंगे तो वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आ जाएंगे, जहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट्स की फॉर्मेशन आपस में हो चुकी है, और वो आपस में ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद वो mRNAs के पास पहुंचेंगे। वहाँ पर ये दोनों सब यूनिट्स mRNA के साथ जुड़ेंगी और प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगी। ये सारा जो न्यूक्लियर सेल के अंदर ये न्यूक्लियोलस में जो फंक्शंस है मेनली वो है RNA की फॉर्मेशन और राइबोसोमल सब यूनिट्स की फॉर्मेशन। ये देखो, ये दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं जिनकी फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर हो चुकी है, और यही मेन का फंक्शन होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर RNAs हैं 47S प्री RNAs, जिससे 18S, 5.8S एंड 20S RNA होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग होती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उनकी बाद में असेंबली होती है, जिसके बाद वो जो राइबोसोमल की सब यूनिट्स हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स है चाहे वो यूकैरियोट्स है। न्यूक्लियोलस दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर वो ज़्यादा फंक्शनली होता है। ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिस कर दी थी। यूकैरियोट्स के अंदर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, और बाद में ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा में आएंगे, दोनों सब यूनिट्स राइबोसोम्स की आपस में ज्वाइन करेंगी, और प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन है जो वो परफॉर्म करेंगी। ये सब हेल्प करते हैं न्यूक्लियोलस से। ये आपका न्यूक्लियोलस का पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो के कमेंट्स करें कमेंट बॉक्स के अंदर। किसी को कोई डाउट है तो अपना कमेंट के अंदर बता सकता है।
अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमेटिन रेटिकुलम्स या फिर क्रोमोसोम के जो पार्ट्स होते हैं वो सब। क्रोमेटिन रेटिकुलम्स का क्या मतलब होता है कि अभी तक वो रेटिकुलम्स में है, क्रोमोसोम फाइब्रस फॉर्म में है। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटिन्स। इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वो सब पढ़ लिए थे, तो उसके साथ साथ हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया है और उसके साथ होता है न्यूक्लियर रेटिकुलम्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज कंडेंस्ड इन द क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड हो रही होती हैं तो वो क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं। इट इज डेंस स्ट्रक्चर्स एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, इंटरफेस स्टेज के अंदर वो दिखाई देते हैं। दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू द टू डिस्टिंक्ट रीजन। जो क्रोमेटिन्स होते हैं उनके अंदर एक पार्ट हेटेरोक्रोमेटिन होता है और एक पार्ट यूक्रोमेटिन्स होता है। अगर हम कंपैरिजन बिटवीन द हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन्स के अंदर अगर हम डिफरेंस देखते हैं, फिर कंपैरिजन देखते हैं, तो स्टेनिंग रीजन में देखते हैं तो हेटेरोक्रोमेटिन डार्क कलर में होते हैं और यूक्रोमेटिन कंपैरेटिवली लाइट कलर में होते हैं। कंडेंसेशन हेटेरोक्रोमेटिन्स के अंदर हाईली कंडेंस होते हैं और यूक्रोमेटिन कंपैरिजनली हेटेरोक्रोमेटिन लेस कंडेंस होते हैं। प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हेटेरोक्रोमेटिन्स फॉर्म द स्मॉल पार्ट वेयर एज द यूक्रोमेटिन्स फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन रेटिकुलम्स। और एक्टिवनेस की अगर हम बात करेंगे उसके अंदर हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के अंदर, तो जो हमारे हेटेरोक्रोमेटिन्स होते हैं वो जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं और जो यूक्रोमेटिन्स होते हैं वो जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। मेनली जो सेल के अंदर फंक्शंस करते हैं वो हेटेरोक्रोमेटिन पार्ट्स होता है क्रोमोसोम्स का या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स का। क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन इन्हीं से होती है। वो क्रोमोसोम्स के बारे में अच्छे से देखते हैं। 1888 के अंदर वाल्दे ने क्रोमोसोम की टर्म दी थी। उन्होंने बताया था कि दीज आर नोन एज ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ जीन एंड द जीन्स कंसिस्ट ऑफ द डीएनए। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स के अंदर डीएनए होता है। मेनली क्रोमोसोम डीएनए की फोल्डिंग से बनता है। एट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन इट। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो जीन्स होते हैं और जीन्स ही क्या आगे ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए उनको हेरिडिटरी कैरेक्टर बोला जाता है। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द क्रोमोनीमेटा। इट इज नोन एज द सबक्रोमेटिड। देयर आर द टू सब यूनिट्स। जो सब यूनिट्स होते हैं उनको क्रोमोनीमेटा बोला जाता है। क्रोमेटिड आर द टू सब यूनिट्स ऑफ द मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स। मेटाफेज स्टेज के ऊपर जब क्रोमोसोम को हम स्टडी करते हैं तो दो सब यूनिट्स होते हैं, उन सब यूनिट्स को क्रोमेटिड्स बोला जाता है। सेंट्रोमियर इन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शंस रीजन इन डिफरेंट प्लेसेस। जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो उनके बीच में छोटी छोटी सी ऐसे कंस्ट्रिक्शंस होते हैं क्रोमेटिड्स के अंदर, जहाँ पर जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं, छोटी रीजन्स को बोलते हैं, कंस्ट्रक्टेड रीजन्स को बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। Based on the position of they are characterized as the metacentric, submetacentric, acrocentric and the telocentric chromosomes. सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर ही क्रोमोसोम्स के टाइप को डिस्क्राइब किया जाता है। देखिए मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर क्या प्रेजेंट होता है इन द मिडल। सेंट्रोमियर है मिडल में प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स इक्वल होंगी। सब मेटासेंट्रिक के अंदर नियर द वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम ड्यू टू विच रिजल्टिंग आर्म आर अनइक्वल। एक साइड में चला जाएंगे, जो सेंट्रोमियर है वो एक साइड में प्रेजेंट होता है और जो क्रोमोसोम्स की आर्म्स होती हैं वो छोटी बड़ी होती हैं। एक्रोसेंट्रिक बिल्कुल ही क्लोज टू द एंड, यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है, काम बिल्कुल ही छोटी ऐसे दिखाई ही नहीं देती यूँ। एक्रोसेंट्रिक फॉर्म्स में यहाँ पर होता है सेंट्रोमियर्स। इट आल्सो रिजल्ट इन द अनइक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स। वन एंड इज वेरी शॉर्ट एज विल, बहुत छोटी आर्म्स होती हैं जो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देती हैं, और दूसरी क्या होती हैं? बहुत लंबी आर्म्स होती हैं। टीलोसेंट्रिक के अंदर टर्मिनल के ऊपर होता है इस तरीके से, यहाँ पर क्या हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। उसके साथ साथ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, जिसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी बोला जाता है। ए न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर इज ए कॉन्स्ट्रिक्शंस दैट इज प्रेजेंट नियर वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम, एक एंड पे प्रेजेंट होता है। नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर या फिर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है।
ये एक अलग से क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन करवाने में कौन हेल्प करता है भाई, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस या फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर जो क्रोमोसोम के ही एक एंड पर प्रेजेंट होता है, कि न्यूक्लियोलस इनकी फॉर्मेशन करवाने की इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम के एक एंड पर ही प्रेजेंट होती है। वन और मोर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस में भी प्रेजेंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ प्रेजेंट होते हैं सैटेलाइट, इट इज वेरी शॉर्ट लाइक स्फीयर, छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, राउंडिंग से स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर। इट इज प्रेजेंट बियॉन्ड द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर से अलग प्रेजेंट होती है। इट इज नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड इज द स्मॉल फ्रेगमेंट, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द फ्यू क्रोमोसोम्स, बहुत कम क्रोमोसोम्स के अंदर सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं और ये फ्रेगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, नॉन स्टेनिंग होती है, जो स्टेन नहीं होती है। टीलोमेरेस प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ द क्रोमोसोम्स, इट प्रिवेंट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम स्टिकिंग एंड टुगेदर। टीलोमेरेस क्या करते हैं, उन क्रोमोसोम्स को आपस में स्टिक होने से बचाते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियर स्कैफोल्ड भी बोलते हैं इसको। With the use of non-ionic detergent, nucleases and high salt buffers, extraction of nuclear matrix from the cell's nucleus is possible. अगर आप न्यूक्लियर मैट्रिक्स को न्यूक्लियस में से अलग करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स, न्यूक्लियेजेस और साल्ट के बफर्स यूज करने पड़ेंगे, तब आप जाकर उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर लैमिना, इसके अंदर न्यूक्लियर लैमिना होते हैं जो इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बनते हैं। इनको हम जो प्रोटीन्स लैमिनास होते हैं वो न्यूक्लियर प्रोटीन से बनते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मैट्रिक्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। इट एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हमने आपको पहले पढ़ाए हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो साइटोस्केलेटन का एक पार्ट होता है। जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, साइटोस्केलेटन करवा दिया गया है, तो आप एक बार साइटोस्केलेटन की वीडियो देखें। तो साइटोस्केलेटन में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं, तो वो साइटोस्केलेटन का ही काम करते हैं, सेल को स्टिफनेस से प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज ए नेटवर्क ऑफ फाइबर एंड द फिलामेंट्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है वो फाइबर्स का नेटवर्क और फिलामेंट्स का नेटवर्क होता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। Nucleoplasm is a clear, transparent, gelatinous substance. It is also called as the karyoplasm. Nucleus word में हम karyo words भी बहुत बार यूज करते हैं, तो इसको हम karyoplasm भी बोलते हैं। Surrounds the nucleus and the chromosome. जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। वाटर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, मिनरल्स, शुगर एंड प्रोटीन्स। उसके साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम और आरएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ना बिल्कुल ही फ्लूइडी ना बिल्कुल ही सॉलिड, सेमी फ्लूइड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिलेटिनस जैसा। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं या फिर न्यूक्लियस सैप भी बोलते हैं। जिलेटिनस स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस के अंदर मिलती है। स्टिकनेस ऑफ दिस फ्लूइड सपोर्ट द क्रोमेटिन एंड द न्यूक्लियोलस। जो स्टिकनेस होती है जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोलस भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। द मेन पर्पज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज टू सस्पेंड एंड मेंटेन द शेप द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इटसेल्फ। न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनको शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम, और न्यूक्लियस को खुद की शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम न्यूक्लियोप्लाज्म करता है। उनको जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर वो क्या करते हैं, सभी उसके अंदर सस्पेंडेड प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंड फॉर्म में होते हैं। वो उसके लिए न्यूक्लियोप्लाज्म अपना एक रोल प्ले करता है। दिस फ्लूइड आल्सो प्ले ए मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल विद इन द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो एक्ट एज ए सॉल्वेंट बाय डिसॉल्विंग न्यूक्लियोटाइड एंड द एंजाइम्स। जो फ्लूइड इसके अंदर है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं, उसकी वजह से ही क्या है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, और डिसॉल्व या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सॉल्वेंट में चाहे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो वहां पर क्या है, मूव कर पाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की वजह से। न्यूक्लियोप्लाज्म के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस, ये मेजर रोल है जो हमने न्यूक्लियोलस अभी पढ़ाया भी है। न्यूक्लियोलस मेजर प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं।
और उसके साथ साथ वहाँ पर क्या है, आरएनए प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियस के अंदर, और उसका प्रोसेसिंग्स होते हैं राइबोसोम्स का। लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोटाइड्स आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ बेस, फॉस्फेट शुगर एंड द डीऑक्सीराइबोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्रोमेटिन्स complex of DNA, RNA and protein that help in the DNA folding। जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो डीएनए से मिलकर बनते हैं, और डीएनए की फोल्डिंग्स और कुछ प्रोटीन्स उनके साथ मिलकर ही क्रोमेटिन्स की स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इट प्रिवेंट द entangling of the sting during DNA folding and improve the efficiency of replications। जो प्रोटीन्स होते हैं वो इसकी एंटेंगलिंग्स को प्रिवेंट करते हैं और डीएनए की फोल्डिंग को इम्प्रूव करके उसकी एफिशिएंसी है जो रेप्लिकेशन करने की उसको इम्प्रूव करते हैं। दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ जीन रिप्रेशंस, जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शंस। वो सब कुछ क्रोमेटिन्स के अंदर प्रेजेंट होता है कि कौन से क्रोमोसोम के ऊपर या फिर कौन से जीन है वो रिप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, कहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, कितने मॉलिक्यूल्स का होगा, किस एंजाइम का, किस जीन का है, वो सब कुछ क्रोमेटिन्स के ऊपर होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स इट मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड इज फाउंड ऑल ओवर द न्यूक्लियस। ऑल ओवर द न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट आल्सो हेल्प इन द ऑर्गेनाइजिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए या आरएनए मटेरियल जो है वहाँ पर प्रेजेंट है, उसको सेल के अंदर ऑर्गेनाइज करने का फंक्शन किसका होता है, सेल के मैट्रिक्स का। उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के पास एंजाइम होते हैं विच कैटालाइज द रिएक्शंस ऑकरिंग इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर उस रिएक्शंस को कैटालाइज या स्पीड अप करने का फंक्शन जो है वो एंजाइम्स का होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए पॉलीमरेज मिलता है, एक्सोकाइनेज होता है, पी फ्रुक्टोकाइनेज होता है एंड P6 ग्लूकोनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स होते हैं। तो जो भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को देख रहे हैं वो ये याद रखें कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर स्पेसिफिकली कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, एक्सोकाइनेज, P फ्रुक्टोकाइनेज, 6P ग्लूकोनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स होते हैं। उन्होंने आपसे ये पूछा है प्रेजेंट है या फिर नॉट प्रेजेंट है, इस चीज पे आप अच्छे से ध्यान दें। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के क्या फंक्शंस होते हैं। इट फॉर्म्स द स्पिंडल प्रोटीन्स विच एड इन द सेल डिवीजन। न्यूक्लियोलस का भी पार्ट था ये, न्यूक्लियोप्लाज्म का भी पार्ट है कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन वहाँ पर करवाई जाती है। स्पिंडल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर करवाई जाती है। इट प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंटेंट को न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटेक्ट करके रखता है। इट प्रोवाइड द मीडियम बाय विच एंजाइम्स एंड द न्यूक्लियोटाइड्स गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द न्यूक्लियस। एक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है जिसके द्वारा एंजाइम्स काम करते हैं, अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर हो रही होती हैं उनके लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। दैट मीडियम आर प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियोप्लाज्म। आरएनए एंड डीएनए आर सिंथेसाइज्ड इन इट। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आरएनए और डीएनए का सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन रेटिकुलम्स आर हेल्ड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस और क्रोमैटिन रेटिकुलम्स को आपस में बाइंड करने का फंक्शंस जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्ले करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट बाय एक्टिंग एज द न्यूक्लियर स्केलेटन। और ये न्यूक्लियर स्केलेटन की तरह भी फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस की। शॉर्टनिंग द जेनेटिक मटेरियल, शॉर्ट कर लेता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में उसको पैक कर लेता है। जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर किया जाता है। सेलुलर हेरिडिटरी मटेरियल जो है उसको स्टोर किया जाता है। द इंफॉर्मेशंस विच इज एनकोडेड इन द डीएनए इज पास्ड टू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट। और इस इंफॉर्मेशन को जो डीएनए की फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के अंदर उसको पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर किया जाता है। डीएनए की एप्लीकेशंस होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ द पेरेंट डीएनए। पेरेंट डीएनए की एक जेरॉक्स कॉपी की फॉर्मेशन करना, दैट इज द रेप्लिकेशंस इन द सेल न्यूक्लियस। ये प्रेजेंट होती है। एस फेज जो होती है सेल साइकिल की उसके अंदर
ये प्रेजेंट होती है। इंटरफेज में एक एस फेज होती है, तब जाकर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन का फंक्शन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इट प्रोवाइड द साइट फॉर द जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन जो होती है दैट आर नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। It allow the level of gene regulations which are not available to the prokaryotes। और ये सब कुछ प्रोकैरियोट्स में अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता है। यूकैरियोट्स में जो रेगुलेशंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। It consists of a variety of the protein। यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। It either mediate the transcription process डायरेक्टली और इज दे मे बी इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग द प्रोसेस। ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस डायरेक्ट भी स्टार्ट हो सकता है या हो जाता है, अदरवाइज जो रेगुलेटिंग प्रोसेस जो एंजाइम्स होते हैं उनके थ्रू भी स्टार्ट होता है। डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन इट, हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज, टॉपोइसोमरेज, ये सभी एंजाइम्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और ये सभी एंजाइम्स यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ और फंक्शंस क्या होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन एंड हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये हमने पढ़ दिया अभी। कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेटिंग द सेलुलर एक्टिविटीज जस्ट लाइक एज द सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ, इन सबको क्या है न्यूक्लियस के थ्रू ही कोऑर्डिनेट किया जाता है। राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। थ्रू द न्यूक्लियर पोर ओनली सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज अलाउड। सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स का जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू अलाउ किया जाता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस की वेरिएशंस कैसे आ रही हैं, जेनेटिक चेंजेस कैसे हैं, उन सब की स्टडी की जाती है। न्यूक्लियोलस प्रोटीन और आरएनए को स्टोर करके रखता है क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन उसी के पास होती है। इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन्स आर अरेंज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन के बाद अंदर ही जो क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, जीरोक्स कॉपी बनने के बाद उनके रेप्लिकेशन के बाद डीएनए बनता है। डीएनए के जो क्रोमेटिड्स बनते हैं वो क्रोमेटिड्स बाद में क्रोमोसोम के अंदर ही पैकअप या फिर अरेंजमेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हमने आपको बता दिए हैं इसके अंदर। इसके साथ साथ जो हमने नॉर्मल न्यूक्लियर के अंदर बॉडीज पढ़ी हैं, न्यूक्लियर के कंपोनेंट्स पढ़े हैं वो हमने पढ़ दिए हैं। कुछ और भी होती हैं उसके अलावा स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो हम देखते हैं। काजल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जेमिनी ऑफ काजल बॉडीज होती हैं, पीका होता है जिसको हम पॉलीमॉर्फिक इंटरफेज कैरियोसोमल एसोसिएशन बोलते हैं, पीएमएल होता है, प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया बॉडीज होती हैं जिनको हम पीएमएल बोलते हैं, पैरा स्पीकल्स होते हैं, स्प्लाइसिंग स्पीकल्स होते हैं। ये सब कुछ भी क्या है न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के साथ प्रेजेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के लिए कमेंट दें, किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू अगेन।